हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी बिग बॉस 19 के बारे में, जो शुरू हुआ था अगस्त में और ख़त्म हुआ है दिसंबर में। यानी कि 2025 में ही जो है बिग बॉस शुरू हुआ और 2025 में ही हमें अपना विनर देखने को मिल गया। इस बार का जो बिग बॉस था वो कहीं ना कहीं पिछले साल के बिग बॉस के जैसा ही रहा। और जो विनर है, अगर मैं विनर की बात करूं तो पिछले साल के विनर बने थे करण मेहरा और इस बार के विनर बने हैं गौरव खन्ना। मेहरा और खन्ना की अगर मैं जर्नी देखूं तो तकरीबन तकरीबन सिमिलर थी। जैसे कि मेहरा की जर्नी थी कि बहुत कम उनको जो है एक टाइम पर स्क्रीन टाइम मिल रहा था और फिर उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म उन्हें घर के सदस्यों से मिलता था। और दूसरा, शो के जो होस्ट थे वो भी कहीं ना कहीं उनको कहते थे कि तुम कुछ करो, कुछ दिख नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तुम कुछ बोलो। तो वही चीज़ खन्ना की जर्नी में भी हमें देखने को मिली। और वो बात अलग है कि यू नो पहले तो यू नो जिसको जिताना होता था उसको अननेसेसरी सपोर्ट किया जाता था, तो पता लग जाता था कि भाई यही बंदा जीतने वाला है। लेकिन अब जो है ये फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जिसको जिताना नहीं होता है उसको ही सपोर्ट किया जाता है। हमें लगता है कि भाई नेगेटिव लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई ये नेपोटिज्म है, या फिर पता नहीं क्यों इसको सपोर्ट किया जा रहा है, क्यों इसकी गलतियों पर इसको जो है कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो उसकी एक वजह होती है, क्योंकि शो को आगे बढ़ाने में पॉजिटिव लोगों से ज़्यादा नेगेटिव लोगों का हाथ होता है। और अगर नेगेटिव लोगों को ही आप चुप करा दोगे डे वन से, तो फिर आपका शो चलेगा कैसे? अगर आपको 3-4 महीने शो को दौड़ाना है तो जो नेगेटिविटी होती है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बिग बॉस को आगे बढ़ाने में। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नेगेटिविटी एक पेट्रोल की तरह होती है जो बिग बॉस की गाड़ी को चलाती है। अगर ये नेगेटिविटी नाम का पेट्रोल ही गाड़ी में नहीं चलेगा तो बिग बॉस की गाड़ी चलेगी कैसे, आगे बढ़ेगी कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव अगर सब कुछ चलता रहेगा तो लोगों को लगेगा कि भाई हम कोई धार्मिक चैनल ना देख लें। भाई धार्मिक चैनल पर पॉजिटिविटी की बातें होती हैं तो चलो फिर यूट्यूब खोलो, भजन सुनो, बिग बॉस क्यों देख रहे हो? तो वही वाली बात होती है ना। और इसी वजह से ये जो नेगेटिव लोग होते हैं इनको कुछ वक्त तक, जब तक शो अपने ट्रैक पे नहीं आ जाता, इनको बेइंतहा सपोर्ट मिलता है। हम लोग पब्लिक इरिटेट हो रही होती है, अरे इसको कुछ नहीं बोला जा रहा, लेकिन नहीं बोला जाता। कुछ कंटेस्टेंट्स थे जिनको शुरुआत में चुप करा दिया जाता है, लेकिन फिर लगता है कि भाई शो में कोई बज़ क्रिएट नहीं हो रहा है, तो फिर या तो उनको कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, या फिर ये होता है कि शो का होस्ट ही बोलता है कि भाई ये थोड़ी ना कहा था कि तुम बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ। तो ये भी बात होती है। तो कई कंटेस्टेंट्स ऐसे भी हो जाते हैं जिनको अगर चुप करा दिया जाए तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तो शो को नुकसान होने लगता है। और अगर वो कंटेस्टेंट कोई बहुत पॉपुलर नहीं है तो उनको जल्द से जल्द आउट भी करा जाता है। तो ये सारे ना पैंतरे आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक अब इन्होंने अपना पैटर्न ना बड़ा चेंज किया है, जिसको बिग बॉस में लेके आना है। तो पब्लिक कोई भड़के नहीं, नेपोटिज्म का कोई बवाल ना हो, तो उस कंटेस्टेंट को भिड़ा दिया जाता है एक ऐसे पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर से जिसके पास वोटिंग पावर बहुत होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं शहबाज की, मृदुल के साथ जो एक कंपटीशन करवाया शो में जाने से पहले कि भाई मृदुल की और शहबाज की वोटिंग कराई गई। सबको पता था कि मृदुल के पास वोटिंग बैंक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इससे क्या हुआ? इससे दो फायदे हुए। एक तो पब्लिक को जो चैनल ने ये बताने की कोशिश करी अपने इस खेल के माध्यम से कि हम तो वोटिंग से ही सारे काम करते हैं, हमारी कोई बैकडोर डील्स नहीं होती हैं, कोई हमारी कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं होती है, किसको जिताना है, किसको नहीं करना है, किसको लाना है, सब कुछ बड़ा ऑर्गेनिक होता है। दूसरा, जो पब्लिक थी वो कोई अपोज नहीं करेगी
जब भी हम शहबाज को बिग बॉस में भेजेंगे, हर किसी की सिंपैथी शहबाज के साथ होगी कि अरे बेचारे के साथ अनफेयर हुआ। भाई वो अनफेयर वो हुआ नहीं, बल्कि ये एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि कल को हम जो हैं शहबाज को शो में ऐसे ही लेके आएंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई इस बंदे की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, ये सिर्फ शहनाज का भाई है, तो क्या इस बेसिस पर इसको शो मिल रहा है। आप समझ रहे हैं, लाना तो था, क्योंकि काफ़ी टाइम से शहबाज बिग बॉस में आना चाहता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से शहबाज का आना लेट हो गया। आप देखिए, आप में से कितने लोगों को पता था कि शहबाज सिंगर है, शहबाज का क्या करियर है। हम जो भी जानते हैं शहबाज को सिर्फ शहनाज की वजह से जानते हैं। वो ज़्यादातर शहनाज के साथ रहता है, उसका भाई है, उसके साथ वो स्वयंवर में भी रहा, बिग बॉस सीज़न 13 में भी फैमिली वीक जब था तब वो शहनाज से मिलने आया था। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से तो हम शहबाज को जानते हैं, इन्हीं दो चीज़ों की वजह से। लेकिन उसे इस शो में लाना था तो बड़े तरीके से लाए कि उसको ऑलरेडी एक पब्लिक की सिंपैथी मिले, जिससे जो है उसको कोई अपोज ना करे, उसको अंदर एंट्री उसकी आसानी से हो जाए। तो ये एक बात थी जो शायद बहुत कम लोगों ने समझी, लेकिन ज़्यादातर लोग इमोशनल हो गए। और जितना पब्लिक इमोशनल होती है, फ़ायदा इन्हीं रियलिटी शोज़ वालों को होता है। अब क्या है, रियलिटी शोज़ चलते नहीं हैं क्योंकि पब्लिक ही इमोशनल नहीं होती, सीरियल्स नहीं चलते क्योंकि पब्लिक इमोशनल नहीं होती। जो बिग बॉस के सीज़न इतने ज़बरदस्त रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी बात यही है कि पब्लिक इमोशनल थी। पब्लिक किसी न किसी कंटेस्टेंट से इमोशनली टच्ड हो जाती थी, कनेक्ट हो जाती थी, उस कंटेस्टेंट में अपने आप को ही देखने लगती थी, जिसकी वजह से जो है पब्लिक जो है वो बेतहा सपोर्ट करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर पहले के ज़माने में होता था। अब ये जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं, ठीक है, इनको पॉपुलैरिटी ज़रूर मिली होगी कुछ कंटेस्टेंट को। अगर मैं बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट की मैं बात करूं तो ठीक है, इनको पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन लंबे समय तक वो पॉपुलैरिटी इनके साथ रहेगी नहीं। हम लोग जो बिग बॉस देखा करते थे वो कंटेस्टेंट भले ही जीते या ना जीते, लेकिन आज भी अगर हम उन्हें कहीं देखते हैं ना तो एक अजीब सी खुशी होती है, अरे इसको मैंने बिग बॉस के इस सीज़न में देखा था। जब मैं बिग बॉस देखा करती थी तो ये उस सीज़न में था। बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं बिग बॉस के जिनके सीज़न ब्लॉकबस्टर रहे हैं। उस वक्त भले ही हम उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज हम उनको देखते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी एक जेन्युइन कनेक्टिविटी थी। हमें जेन्युइनली गुस्सा आता था किसी कंटेस्टेंट को देखकर। तो ये हमारी एक तरीके से आप गिल्ट कह लीजिए या क्या कह लीजिए, लेकिन आज भी हम उन कंटेस्टेंट के साथ जो हैं वो कनेक्ट फील करते हैं। पुराने सीज़न के जो नए सीज़न के जो कंटेस्टेंट हैं, हम उनके साथ कोई भी कनेक्टिविटी फील नहीं करते, क्योंकि ना सीज़न अच्छा रहा, ना कंटेस्टेंट अच्छे होकर भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि सीज़न ही अच्छा नहीं लगा। अब इस सीज़न में इतने बुरे कंटेस्टेंट नहीं थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, बट मैं जानती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इन कंटेस्टेंट को ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक अब बिग बॉस के साथ होने लगा है। पहले क्या टास्क हुआ करते थे, क्या जज्बे कंटेस्टेंट के हुआ करते थे, माय गॉड, मतलब लिटरली मज़ा आ जाता था देखकर। अब टास्क इस सीज़न में तो रहे हैं, लेकिन करने वाले वो धुरंधर नहीं थे जिनको हमें देखने की आदत थी। मतलब मुझे आज भी बिग बॉस सीज़न 13, बिग बॉस सीज़न 8 और न जाने और कितने सीज़न 7 भी मुझे याद है, जिसमें टास्क में एक कंटेस्टेंट अपना गुर्दा फेफड़ा लगा देते थे, बिल्कुल सोचते नहीं थे। ऐसे कंटेस्टेंट तो अब नहीं आएंगे। हाँ, कुछ कंटेस्टेंट ने ऐसा बनने की ज़रूर कोशिश करी, ऐसे टास्क वापस से लाए गए जिसमें वापस से कंटेस्टेंट वही जुनूनियत दिखाएं, लेकिन हम उनके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाए। सीज़न ठंडा रहा तो कितने भी टास्क करवा लो, क्या फ़ायदा है, ना सीज़न चला ना कंटेस्टेंट। तो ये एक रियलिटी है जो अब बिग बॉस के साथ होने लगी है, और जो मैं फील करने लगी हूँ, और आई एम श्योर आप लोग भी फील करेंगे। और यही रीज़न रहा कि बिग बॉस में इस बार
सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ये सीज़न भी एक ठंडे सीज़न की कैटेगरी में ही रहा अनफॉर्चुनेटली। हालांकि इसमें बड़े नामी लोग थे, कुनिका जैसी एक बहुत ही मशहूर अदाकारा जो काफ़ी समय से बॉलीवुड में काम कर रही हैं, वो भी इस सीज़न में थी। अच्छी खासी एज होने के बावजूद भी बड़े ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए। मैंने तो खैर बिग बॉस नहीं देखा, लेकिन मेरे जो फेलो पॉडकास्टर थे वो रिव्यू करते थे, या मैं यूट्यूब पर इनके रिव्यू सुना करती थी कि भाई क्या चल रहा है। तो मैं कनेक्ट ना रहकर भी कनेक्ट ज़रूर रही हूँ, लेकिन जितना भी मैं कनेक्ट रही हूँ मैं उतना समझ पाई हूँ कि भाई मुझे कोई मलाल नहीं रहा कि मैंने ये शो नहीं देखा, ये सीज़न मैंने क्यों नहीं देखा। क्योंकि आपको जब पता चलता है तो कहीं ना कहीं आपको एक क्रेविंग उठती है कि चल यार देखते हैं क्या हो रहा है। मुझे वो भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था, पता ही था क्या फॉर्मेट है, कौन शो जीतने वाला है और वही जीतेगा, और वही जीता। और यही वजह है कि मैंने इसीलिए कोई वीडियो नहीं बनाया कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं भी कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं। मुझे था कि एक बार कंफर्म हो जाए कि ये बंदा जीत रहा है तभी मैं बात करूंगी, और देखिए वही बंदा जीता और मैं बात कर रही हूँ। तो ओवरऑल ये जो सीज़न रहा ये बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक रहा। और गौरव खन्ना की जर्नी और करण मेहरा की जर्नी मुझे काफ़ी सिमिलर लगी। और अगर मैं बात करूं गौरव की, तो गौरव के पास एक माइनस पॉइंट कह लो या प्लस पॉइंट कह लो कि वो ऑलरेडी मैरिड था। करण की 2 शादियां टूट चुकी थी, और जिसकी वजह से बिग बॉस में उसका एक छोटा सा एक लव अफेयर भी हुआ था, सो कॉल्ड, जो शो के ख़त्म होने के बाद कुछ परसेंट दिखा बाहर, लेकिन अब शायद वो भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं गौरव की बात करूँ तो गौरव की पहले से ही शादी हो रखी है और काफ़ी साल हो रखे हैं, और गौरव ने अपनी एक पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया, एक तरीके से अपनी बेडरूम लाइफ को डिस्कस किया कैमरा के सामने, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरी वाइफ बच्चे नहीं चाहती है, मैं फादर बनना चाहता हूँ। देखिए ये एक पर्सनल मैटर होता है, ये मियाँ बीवी की पर्सनल बात है, उसे पब्लिक में लाकर कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे मुझे जहाँ तक लगता है इन्होंने अपनी वाइफ पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी कि भाई सब लोग बात करेंगे, सब लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसी औरतों को थोड़ा अजीब नज़रों से देखा जाता है जो खुद की मर्ज़ी से बच्चा नहीं चाहती हैं। जो बच्चे जिन औरतों के नहीं हो सकते उनके लिए तो अब पब्लिक को सिंपैथी होती है, लेकिन जो अपनी मर्जी से बच्चा नहीं चाह रही हैं, माँ नहीं बनना चाह रही हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव ओपिनियन है। उन कपल्स के लिए नेगेटिव ओपिनियन है जो खुद से बच्चा नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्रेशर भी क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब वो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हो गया या जानबूझकर था, पर मुझे जो भी था सही नहीं लगा। वो बात अलग है कि फिर आप जस्टिफाई कर लो कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसका भी करियर है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल, देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों इंडिविजुअल्स होते हैं, दोनों की अपनी मर्ज़ी ख्वाहिशें होती हैं, दोनों का पूरा हक है कि वो अपने इंडिविजुअल ड्रीम्स को पूरा करें। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को अपने ड्रीम्स वाइफ के लिए छोड़ देने चाहिए या वाइफ को हस्बैंड के लिए छोड़ देने चाहिए। दोनों को आपसी सहमति से एक समाधान तो निकालना ही चाहिए। और बट जो भी करें पब्लिक में ना करें, प्राइवेटली करें। ये मुझे एक शिकायत गौरव से रही जब मैंने सुना कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर जब पब्लिक ने उन्हें, मतलब पब्लिक ने क्या, जब मीडिया ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने थोड़ा बवाल मचा दिया, थोड़ा आंसू आंखों में ले आए, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा। भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये एक छोटा सा एक सफ़र था जो इतना देखने में सफरिंग वाला तो नहीं था, क्योंकि बिग बॉस के जो कामयाब सीज़न होते हैं उसमें काफ़ी जो सफरिंग वाला भी एक पीरियड होता है जो हमें देखने को मिलता है, स्पेशली अगर वो हमारे किसी फेवरेट कंटेस्टेंट के साथ हो तो और भी ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन मुझे याद आती थी बिग बॉस सीज़न 13 में, जब सिद्धार्थ और आसिम का झगड़ा होता था तो फिर हमें इतना इंतज़ार रहता था कि भाई अगले दिन भी तो नहीं झगड़ा हो रहा। लिटरली जब बिग बॉस ख़त्म हो रहा होता था, मतलब ख़त्म इन द सेंस कि बंद हो रहा होता था, टाइम जब उसका हो जाता था, तब हम नेक्स्ट
एपिसोड में क्या दिखाने वाले हैं उसका ट्रेलर दिखाया जाता था, तो हम लोग प्रे करते थे कि नहीं यार, आसिम और सिद्धार्थ का झगड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ भी दिखाओ लेकिन आसिम और सिद्धार्थ का झगड़ा मत दिखाओ। तो हम लोग प्रे कर रहे होते थे और हम देख रहे होते थे ट्रेलर। तो कुछ ट्रेलर हम देखकर हमें शांति मिल रही होती थी कि हाँ भाई, ये ट्रेलर दिखाया, अच्छा ये शहनाज की पागलपंती है, ठीक है देख लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब आवाज़ आती थी और तो बस देखता था कि सिद्धार्थ और आसिम लड़ रहे हैं, तो हमारा को वहीं टेंशन हो जाती थी, नहीं यार अब कल भी यही देखने को मिलेगा। तो वो टाइम मुझे आज भी याद है, और मैं जब उस टाइम को याद करती हूँ ना तो सच में बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि वो फीलिंग ही बड़ी जेन्युइन थी। तो अब वैसी फीलिंग तो बिग बॉस को देखकर आती नहीं है, ना कंटेस्टेंट को देखकर आती है। ठीक है, कंटेस्टेंट बेचारे कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स मतलब वैसी क्रिएट नहीं कर पाते जिनसे हम उनसे जुड़े। तो लगता है यार ठीक है, इनका रिव्यू सुन लो तो ठीक है, क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है, ये एक टेक्निक है जो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम अभी भी इस टेक्निकल एरर को ठीक नहीं कर पाई है, कि पब्लिक का जुड़ाव ही नहीं बना पाई है। ठीक है, ये छोटे मोटे ये जो शहबाज को लेकर जो सारा ये ताना बाना बुना गया था, ये थोड़ा सक्सेसफुल ज़रूर गया, लेकिन जो कंटेस्टेंट के साथ जो कनेक्टिविटी थी उसे बनाने में थोड़ा सा वीक रहा। हालांकि कंटेस्टेंट कोशिश करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आते हैं, बहुत कुछ ऐसे करते हैं, जानबूझकर चीज़ें क्रिएट ऐसी की जाती हैं। अब किसी कंटेस्टेंट को निकाल दिया जाता है शो से बाहर, क्यों भाई? क्योंकि उसने मारा है। लेकिन बिग बॉस के एक वो सीजन्स भी रहे हैं जिसमें मारने वाले को ही शो के मेकर्स बचा के रखते थे, उसके मारे हुए को भी ग्लोरीफाई करते थे कि भाई आप पोक करते हो इसलिए सामने वाले को गुस्सा आता है। तो इस तरीके से जो है उसको निकालते ही नहीं थे। पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट भले ही कर देंगे लेकिन शो से नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनकी वजह से शो चल रहा है, रेंग नहीं रहा है, चल रहा है। और जिनकी वजह से जो है ना शो चल रहा है ना रेंग रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो जरा सी उबासी भी कंटेस्टेंट के पास जाके मुंह खोल के मारेंगे तो उनको शो से निकाल देंगे कि भाई निकलो, तुमने हिंसा की है, तुमने एक कंटेस्टेंट के पास जाकर उबासी मुंह खोल के उबासी मारी है, तो तुम निकलो यहाँ से। तो क्योंकि उनको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी समझ में आती रही हैं सबके, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता लग रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब जो बेचारे रिव्यूअर हैं वो हमें देखने के लिए शो को देखते हैं, तो वो हमें बताते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। तो क्या होता है, थोड़ा बहुत रिव्यूअर की वजह से भी जो है शो को थोड़ा फ़ायदा होता है कि भाई इसी बहाने थोड़ी टीआरपी मिल जाती है। अदरवाइज़ तो बिग बॉस के शो में कुछ भी नहीं था, ना वो टास्क थे, ना वो कंटेस्टेंट थे, ना वो जुनून था, ना वो जज्बा था, क्योंकि सबको पता था हमारी कितनी एमजी है। तो जिस कंटेस्टेंट को ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट मिलता था तो लोगों को ये भले का हो जाता है कि भाई यही जीतने वाला है, बट एक्चुअल में वो जीतने वाला नहीं होता। उनकी एक ज़रूरत होती है कि वो एक तरीके से वो शहीद लोग होते हैं जो अपने आप को बर्बाद करके शो को आबाद कर जाते हैं, जो जानबूझकर अपनी एक नेगेटिव जो है पर्सनालिटी को ज़्यादा बाहर लेकर आते हैं, जिससे हम नेगेटिव बनेंगे तो सामने वाला कोई हीरो बनेगा ना। हीरो बनने के लिए भी तो कोई विलन होना चाहिए। तो ये बेचारे जो ज़रूरतमंद होते हैं ये विलन बन जाते हैं कि चलो हम दिखेंगे इसी बहाने। इनको कहा जाता है आप जितना नेगेटिव दिखोगे उतना ही आपको स्क्रीन टाइम भी मिलेगा और आप आगे तक जाओगे, आपके कुछ पैसे बनेंगे। तो ये जानबूझकर बिना किसी वैलिड रीज़न के भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पब्लिक को इरिटेट करते हैं कि भैया हमें पैसा मिले, हमें काम मिले। क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है वो उतना ही ईजीली असेसिबल होता है, ये आप बात याद रखिएगा। और इन्हीं को जो है शुरुआत में सपोर्ट इसीलिए दिया जाता है इनकी नेगेटिव हरकतों को, कि ये और भी ज़्यादा नेगेटिव रहें। ये चीज़ें इनको भी समझ में नहीं आती हैं, शायद पब्लिक को अब आज की तारीख में आ जाती हैं लेकिन इनको नहीं आती। और अगर आ भी रही होती हैं तो इनको इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है, इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि ये समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन मजबूरी हर इंसान से
बहुत कुछ करा देती है। तो मैं यहाँ पर किसी को भी दोषित नहीं देखूंगी या मानूंगी या बताऊंगी कि ये कंटेस्टेंट ख़राब है, ये है। कुछ कंटेस्टेंट होते हैं जो जेन्युइनली पब्लिक के सामने एक रियलिटी रखना चाहते हैं, लेकिन फिर जब चैनल को लगता है कि ये रियलिटी खोलते खोलते कहीं हमारी ही रियलिटी ना खोल दे, तो उनको भी खोल कर रख देते हैं। कुछ कंटेस्टेंट होते हैं जो बड़े तेवर दिखाते हैं, फिर बाद में उनको मना लेते हैं, क्योंकि वो कंटेस्टेंट जो होते हैं वो शो में बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। तो अगर वो शो की पोल पट्टियाँ खोल भी रहे होते हैं ना, तो चैनल वाले फिर उनको मोल्ड कर देते हैं, उनको और एक दो शोज़ दे देते हैं। जैसे शालीन बनोद था, शालीन बनोद भी बहुत कुछ बिग बॉस को बोल गया था, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग बिग बॉस की उसने खोल के एक्सपोज करके रख दी थी, लेकिन बिग बॉस ने कुछ किया नहीं, क्योंकि वो काफ़ी कुछ शो के लिए कर रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था। वो टीना सुम्बुल का जो त्रिकोण उसने बनाया हुआ था, वो उस टाइम पर थोड़ा बहुत हाइप तो पकड़े हुए था, जिसकी वजह से फिर बिग बॉस ने उसे मोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद जो है उसको एक दूसरा शो शायद सोल्ड कर दिया शालीन भनोत को, कलर्स का कोई होस्टिंग का शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या तो कुछ और ये कलर्स चैनल के और भी कई प्रोजेक्ट होते हैं ढके छुपे, तो तुम ये कर लेना वो कर लेना, तो ये भी बात होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है तो भाई कुछ कंटेस्टेंट होते हैं जो शो के मेकर्स को नचाते हैं, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो फिर मेकर्स भी उनके इशारों पर चल लेते हैं। और कुछ ऐसे बेचारे कंटेस्टेंट होते हैं जो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, तो उनको जो है फिर मेकर्स जो हैं खड़े खड़े निकाल देते हैं, कभी उनकी बेइज्जती करके, कभी कुछ करके। तो ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है, ये भी एक बहुत बड़ी जो ये प्लानिंग है जो ये चैनल वाले करते हैं, जो शायद हमें तब समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है। भाई चैनल को भी एक शो चलाना है, 4-5 महीने एक शो को चलाना है, तो ये तिगड़म अगड़म बिगड़म तो करने ही पड़ेंगे ना, साम दाम दंड भेद करना ही पड़ेगा। बिग बॉस का शो एक चेस बोर्ड की तरह ही होता है, और ये लोग अपनी सारी मोहरें बिठाते हैं, खेल ये रहे होते हैं, सिर्फ नाम हमारा होता है कि जनता डिसाइड करेगी, जनता अपनी सरकार बनाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जनता की अगर मर्जी होती तो देश में जो आए दिन ये सारी चीज़ें होती हैं वो ना होती। जनता के हाथ में कभी भी कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ये सिर्फ खुश करने की बातें होती हैं कि भाई जनता के हाथ में ही पावर है। जनता के हाथ में कभी भी पावर नहीं आती है। ये बहुत बड़ा एक मिथ है, जो हम जिनको वोट करते हैं हमें लगता है कि हमारे वोट से जीते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे झोल होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो इसीलिए ये एक रियलिटी है जो मैं आपको आज खुल के बता रही हूँ। जनता सिर्फ एक मोहरा है, जनता का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोगों को ये लगता है कि बिग बॉस जनता चलाती है, तो ये नहीं है। तो भाई देश चलाए जनता ना जलाए, आप लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन बिग बॉस को लेकर तो आप विश्वास करेंगे कि बिग बॉस शो जनता नहीं चला रही है। हाँ, जनता बेवकूफ़ थी जो शो को एक वक्त पे बहुत पसंद किया करती थी, और इस वजह से जो है जनता ने इन लोगों का फ़ायदा करवा दिया, लेकिन अब जनता बेवकूफ़ बनती नहीं है। इसीलिए तो ना फिल्में चल रही हैं, ना टीवी सीरियल चल रहे हैं, ना रियलिटी शो चल रहे हैं, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं बन रही। जब जब जनता बेवकूफ़ बनेगी इनके फ़ायदे होंगे। अब हाँ, देश चलाने में, देश की चीज़ों को पकड़ने में जनता अभी भी जो है वो असमर्थ है। वो बात अलग है कि अब सोशल मीडिया आ गया है, तो जनता अब अपनी बात खुलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखती है, तो फिर जो टीवी मीडिया है उनको भी ये बातें पकड़नी पड़ती हैं। बट पहले तो चीज़ें बड़ी अलग तरीके से दिखाई जाती थी, जो ऑडियंस भी बिठाई जाती थी वो ऐसी ऑडियंस बिठाई जाती थी जो भाई वही सवाल पूछे जो उनसे पूछने को कहा जाए, उनके सवाल भी अपने नहीं होते थे आई गेस। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है, तब से लोग ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बातें लिख कर अपना जो है व्यू पॉइंट बड़े बड़े लोगों तक
पहुंचाते हैं, नेताओं तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कुछ तो असर आता ही है। जब इतनी थू थू पब्लिक की तरफ से होती है, तब थोड़ा बहुत इनको जो है सरकार को थोड़ा सुनना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। बट वो भी एक तरीके से होता है कि चलो हम इतना पब्लिक की सुन लेंगे, लेकिन पीठ पीछे जो हमें करना है वो तो हम करेंगे ही। जैसे कि बिग बॉस शो में भी होता है, हमें लगता है कि भाई हमारी मर्जी का कोई काम हुआ है, बट वो एक छोटा सा एक लॉलीपॉप होता है जो आपको बिग बॉस देता है। बाकी तो जो बिग बॉस को कराना होता है वो बिग बॉस वो करा ही ला होता है। तो ये जो सारा जो ये खेल है ना बिग बॉस का, ये बड़ा ही पेचीदा है। लेकिन अब ये पेचीदा रहा नहीं है, क्योंकि पब्लिक काफ़ी समझदार हो गई है। तो बस मैं यही आपको बताना चाहती थी। गौरव के लिए मेरे मन में कोई हेट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गौरव की जो जर्नी रही है वो बड़ी रिलैक्स रही है। और फिर उसके बाद जो है गौरव को काफ़ी सुनाया भी गया कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, दिख नहीं रहे हो। फिर बाद में गौरव को भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में फिर अब क्या है, जैसे जैसे विनर बनने का टाइम आ रहा था गौरव का, तो फिर बाद में जो है सलमान ने भी बोल दिया कि जो पॉजिटिव होता है वही शो जीतता है, और गौरव की जर्नी बड़ी पॉजिटिव है। तो ये बात भी लोगों को समझ में आ रही थी कि भाई अब कहीं ना कहीं गौरव को एक सर्टिफिकेट मिल गया है। क्योंकि पहले जिस इंसान को ये कहा जा रहा था कि तुम कुछ शो में कर नहीं रहे हो, तुम तो दिख ही नहीं रहे हो, क्या है ये, तो अब जो है गौरव को सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है कि गौरव ने कितना पैशन दिखाया है। दिखाया होगा लेकिन उतना नहीं दिखाया जितना एक्सपेक्ट किया था। तो अब विनर बनने का टाइम आ रहा है, तो अब एक तरीके से गौरव की जर्नी को शो के होस्ट ने ग्लोरीफाई किया। अब वो किया है या करवाया है, करवाया ही गया है, क्योंकि सबको पता ही था कि गौरव ही जीतेगा। तो उसकी जर्नी को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि पहले से ही गौरव का जीतना तय था। क्योंकि इंसान इतना रिलैक्स इतना तभी होता है जब उसको पता होता है कि क्या है। ऐसे नहीं होता, ऐसे ही नहीं कोई बोल देता कि भाई जीतूंगा तो मैं ही। भाई आप ऐसी श्योरिटी से कैसे बोल सकते हो? या फिर इनको ये लगता है कि भाई मैं ही एक टेलीविज़न का स्टार हूँ, और मेरे सामने जितने भी ये सब लोग हैं ये टेलीविज़न से नहीं है। कई लोगों को ये भी लग सकता है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट होना, मुझे नहीं ये बात रास आती। मतलब नहीं आती। ठीक है, कुछ लोग वैसे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो पता चल जाता है कि ये भाई पॉजिटिव रहने के लिए बोल रहा है, या इसमें घमंड है इसीलिए बोल रहा है, या ऑलरेडी इसको पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ये सारा चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। मैं कोई गौरव के अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, उसने अपने आप को गलत चीज़ों से दूर रखा है, जो उसके लिए प्लस पॉइंट था। लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीज़ें थी जो मेकर्स को पता थी। अब हो सकता है ये हमारा सिर्फ अजम्पशन हो, या वाकई वो जेन्युइनली जीता हो, वाकई ऐसा कुछ नहीं हो। अब ये तो हम कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, हम ये कर सकते हैं। बट ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी गौरव को अनडिज़र्विंग नहीं बोल रही हूँ, या मैं डिज़र्विंग है ऐसा कुछ बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शो के मेकर्स को काफ़ी कुछ पता था, लेकिन उन्होंने इतने इंटेलिजेंटली चीज़ों को रखा कि जिससे पब्लिक ही खुद उतारू हो जाए ये कहने के लिए कि हाँ भाई यही डिज़र्विंग है। यानी कि अपने शब्द, अपनी कथनी करनी की परमिशन ये पब्लिक से ही मांग रहे हैं, पब्लिक को मैनिपुलेट करके। जैसे आप किसी को अपनी मर्जी का कोई काम करवाना है, तो किसी को हिप्नोटाइज कर दो, तो चलो आप खड़े हो जाओ, तो वो खड़ा हो जाएगा जिसको हिप्नोटाइज किया है। तो ऐसे ही ये लोग शब्दों से हिप्नोटाइज करते हैं कि भाई हम ही ने बोला था गौरव कुछ कर नहीं रहा है, अब हम ही बोलेंगे कि वो डिज़र्विंग है। और सलमान खान के साथ गौरव को क्या काम मिल जाएगा? मैं तो चाहती नहीं हूँ कि गौरव काम करे, क्योंकि सलमान के साथ जितने भी लोग काम करते हैं तो कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। चाहे वो संतोष शुक्ला हो, सना खान हो, शहनाज गिल हो, या और भी बहुत सारे नाम हों जो बिग बॉस के कोटे से लिए गए हैं। उनको कितना काम मिल रहा है? क्या कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके पास मतलब जो संतोष शुक्ला थे वो बिग बॉस सीज़न 6 में आए थे,
ठीक है, और उनको पसंद किया गया, काफ़ी फ़नी उनकी पर्सनालिटी थी, वो एक फ़ीमेल कंटेस्टेंट के पीछे पीछे घूमा करते थे। ठीक है, उसके बाद उन्हें फ़िल्म जय हो मिली, लेकिन जय हो के बाद मैंने उनको आखिरी बार सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करते हुए ही देखा था। यूट्यूब पर वो किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे थे। उसके बाद तो मैंने उनको ज़्यादा देखा ही नहीं। अगर उनकी कुछ फ़िल्में आई भी तो ऐसी कोई चली ही नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि सलमान खान के साथ आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करना चाहिए, अगर मिल रहा है काम तो करो, लेकिन भाई अपने भी हाथ पैर मारते रहो। तो आई विश गौरव गुड लक। और डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब मैं ये कहूँगी कि गौरव की जर्नी और करण की जर्नी मुझे काफ़ी सिमिलर लगी। मैंने जब बिग बॉस 18 का जब फिनाले हुआ था तब भी मैंने उसका बनाया था, वीडियो बनाया था और मैंने डाला था कि भाई कैसे ये जो करण है वो जीता है। तो काफ़ी मतलब मैं इसका अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। तो कोई हेट नहीं है गौरव के लिए किसी भी तरह की, जो जीतना जिसने होता है वही जीतता है, जो जीता वही सिकंदर। तो ऐसा कोई हेट नहीं है, हर इंसान अपना सब लिखवा के लाता है, पिछले जन्म का पुण्य कह लो, कुछ भी कह लो, और इस जन्म के एफर्ट्स कह लो, सब कुछ मिलाकर इंसान को मिलके ही रहता है। तो गौरव को मिला है, तो मेरी तरफ से गौरव को शुभकामनाएं हैं और मैं चाहती हूँ कि आगे भी गौरव कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छा अचीव करें, जिससे उनके जो दो ये रियलिटी शोज़ है बैक टू बैक, उनका जीतना जो है वो जस्टिफाई हो। क्योंकि बहुत सारे बिग बॉस के विनर्स हैं जो मतलब शो जीतने के बाद जिनसे उम्मीद तो थी कि बहुत आगे जाएंगे, कुछ करेंगे, पर उनके करियर बने नहीं। शायद एक नाम मैं ज़रूर लूँगी जिसका करियर अभी भी चल रहा है, और वो है श्वेता तिवारी, जो बिग बॉस सीज़न 4 जीती थी। उसके अलावा जितने भी आप विनर्स को देख लीजिए, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा। भले ही उन्होंने हो सकता है कोई एक रियलिटी शो बिग बॉस के निकलने के बाद भी जीता हो, लेकिन आप देख लीजिए कि कैसा उनका करियर करियर ग्राफ है, या क्या वो कर रहे हैं, या कितनी उनकी पब्लिक में रिस्पेक्ट है, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। वो बात अलग है कि कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो नहीं जीते लेकिन आज भी उनको याद किया जाता है, जैसे कि हिना खान, आसिम रियाज, और बहुत सारे चेहरे, राखी सावंत, कश्मीरा शाह, इवन रूपाली गांगुली, जो कि आज की तारीख में अनुपमा शो की लीड हैं, उन्होंने भी बिग बॉस सीज़न 1 की कर रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई किसी को भी उम्मीद नहीं थी। रूपाली की जर्नी काफ़ी अलग रही है, मैंने रूपाली के ऊपर काफ़ी बात भी करी है। जब मैंने बिग बॉस सीज़न 1 का रिव्यू किया था तब था कि भाई जिस एज में एक्ट्रेसेस के करियर ख़त्म हो जाते हैं कि भाई शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब ख़त्म हो गया, टेलीविज़न एक्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ, टेलीविज़न एक्ट्रेसेस के भी शादी बच्चे के बाद करियर में एक पॉज आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो रूपाली गांगुली का जो करियर बच्चे शादी के बाद जो चला है कि भाई क्या कहने, इतनी तो वो पॉपुलर, भले ही उन्होंने सारा भाई वर्सेस सारा भाई किया था, लेकिन उनको आज जिस तरीके से देखा जाता है वो उस वक्त नहीं देखा जाता था। तो ये एक बात थी, और यही चीज़ गौरव के साथ भी हुई। गौरव ने भी अपने शुरुआती करियर में काम तो बहुत किया, लेकिन नाम उसे अनुपमा से ही मिला। तो यही अनुपमा का नाम काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। और ये जो बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं राइवल चैनल के, इनको इसीलिए भी लाया जाता है कि इनकी वजह से पब्लिक अट्रैक्ट होकर हमारे शो को देखे, हमारे रियलिटी शो को देखे। आप लोगों ने जिया मानिक के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक वक्त पे एक्स गोपी बहू थी, उसके बाद देवोलीना भट्टाचार्य उनका रिप्लेसमेंट हुआ था। तब उन्होंने भी जो है झलक दिखला जा साइन कर लिया था, जिसकी वजह से शो के मेकर्स को बड़ा गुस्सा आया, जिन्होंने उसे फिर निकाल दिया था शो से, और रातों रात देवोलीना भट्टाचार्य को रिप्लेस कर दिया गया था। देवोलीना ने उनकी जगह ले ली थी। देबीना नहीं, देवोलीना, हाँ देवोलीना ही नाम था, जो बिग बॉस सीज़न 13 में भी आई थी, जिनका सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एक झगड़ा हुआ था, जो अब हाल फिलहाल वो भी यूट्यूबर बन गई हैं
और माँ भी बन गई हैं, शादी भी हो गई है, तो वो वाली देबोलीना। तो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि राइवल्स चैनल जो होते हैं वो अच्छा खासा आपको पैसा देते हैं, और जो आर्टिस्ट होते हैं उनको करना होता है काम, उनको चाहिए होते हैं बेतहाब पैसे, उनको चाहिए होता है एक प्लेटफॉर्म कि भाई हमारी ज़रूरतें हैं, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, हमें भी कुछ नया क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव करना है। इवन आप गौतम गुलाटी को भी देखेंगे तो गौतम गुलाटी ने भी दिया बाती नाम का एक शो आता था स्टार प्लस पे, उसमें एक सपोर्टिंग रोल किया करता था, लेकिन फिर जब बिग बॉस से उसे ऑफ़र आया तब उसने वो शो छोड़ दिया और वो बिग बॉस में चला गया। तो कभी कभी कुछ फ़ायदे भी हो जाते हैं आर्टिस्ट को, और कभी कभी नुकसान भी हो जाते हैं। जिया मानिक ने झलक के लिए गोपी बहू का जो है वो रोल को छोड़ दिया, साथ निभाना साथिया शो भी छोड़ दिया, और उसके बाद झलक कर लिया। उसको लगा कि झलक में लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे एक अच्छा खासा वोट बैंक मिलेगा, क्योंकि मैं गोपी बहू हूँ, एक्स गोपी बहू हूँ। लेकिन वो शो जीती नहीं, और जिसकी वजह से उसको डबल नुकसान हुआ। एक तो उसके हाथ से शो भी गया, रियलिटी शो भी नहीं जीती, और फिर काफ़ी उसको नुकसान हुआ। अब तो खैर उसने भी शादी कर ली है, ठीक है, उसके बाद उसको एक शो मिला, लेकिन उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये भी कंटेस्टेंट्स के साथ ऐसा होता है, या जो आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक अच्छे पॉपुलर आर्टिस्ट की जो फेस वैल्यू होती है, जो उसकी नेम वैल्यू होती है, वो बड़ी फ़ायदेमंद होती है। कि अगर ये शख्स अगर हमारे रियलिटी शो में आ रहा है तो क्या होगा। जैसे कि हिना को लोग बड़े एक्साइटेड हो गए थे जब पता चला था कि हिना जा रही है। इवन जो कौन थे, मतलब ये जो अभी इस सीज़न में जो लड़की थी अशनूर, इसने भी ये रिश्ता क्या कहलाता है नाम का शो किया था, जिसमें हिना थी। करण ये एक और करण मेहरा टाइप कौन थे, जो नक्श का जिन्होंने किरदार निभाया था हिना के साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता है में, ये भी बिग बॉस सीज़न 10 में गए थे। तो काफ़ी मतलब इनको भी अच्छा खासा पैसा मिला था, और इन्होंने भी जो है शो छोड़ दिया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब इन्होंने बिग बॉस के लिए छोड़ा था, किसके लिए छोड़ा था मुझे नहीं पता, लेकिन ये आए ज़रूर थे, और लोगों ने बड़ी हैरानी हुई थी कि ये बंदा कैसे शो में आ गया है, ये तो भाई अक्षरा का पति है। बट ये शो में आए थे और कुछ टाइम तक रहे, ज़्यादा इनको वो फुटेज वगैरह नहीं मिली, इन्होंने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करी, और शो से ये इविक्ट हो गए। फिर उसके बाद वो अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स में फंस गए। तो वो एक अलग मैटर है, उस पर फिर कभी मैं बात करूँगी। तो ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की जर्नी होती है, और कैसे मतलब रियलिटी शोज़ इनके करियर में जो है वो अच्छा एक प्लेटफॉर्म तो देते ही देते हैं, कई बार नुकसान भी देते हैं। बड़े बड़े नाम जब इस शो में आकर अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाते हैं तो पब्लिक को शौक लग जाता है, और कभी कुछ ऐसे चेहरे जिनको लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो शो में आते हैं और अपना 900% देते हैं, तो दिलो जान से लोग उन्हें प्यार करने लगते हैं। और भले ही वो शो जीते या ना जीते, और उस सीज़न को ख़त्म हुए हुए न जाने कितने साल हो जाएं, फिर भी उनको याद करते हैं। तो ये कुछ अजब गजब कहानी होती है बिग बॉस की, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की, बिग बॉस के विनर्स की, बिग बॉस के क्रिएटिव्स की, जो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट इंटरनली काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, डेयरिंग है, मिस्टीरियस है, और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें इनके पीछे होती हैं, बैकडोर डील्स होती हैं जो बनती हैं, बिगड़ती हैं। कभी कभी कंटेस्टेंट जीते जीते हार जाते हैं क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं। तो बहुत कुछ पर्दे के पीछे की कहानियाँ होती हैं जो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं बार बार एक ही चीज़ क्या डिस्कस करूँ। तो बस अब इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, और काफ़ी लंबा भी हो गया है। कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो फिर कभी किसी और बात में मैं कवर कर लूँगी। बट वैसे ये सीज़न ठीक ठाक था, और जो इसके करंट कंटेस्टेंट है वो कुछ टाइम तक सोशल मीडिया में छाए रहेंगे, लेकिन फिर बाद में जब नया सीज़न आएगा तो फिर आपको पता ही है। अब वो वाली बात तो नहीं है कि कितने सीज़न आए कितने सीज़न जाए, कंटेस्टेंट्स हम कभी भूलेंगे नहीं। ऐसे वाले तो अब
कंटेस्टेंट अब हमें मिलने से रहे, जिनके नाम मैंने कुछ लिए, कुछ के मैं लेना चाह रही थी लेकिन मैंने लिए नहीं। लेकिन होता, आप भी समझ रहे हैं कि कैसे कंटेस्टेंट हुआ करते थे, कि हम अभी भी शो के ख़त्म होने के बाद, जो अब ख़त्म हुए हुए भी कितने साल हो गए, फिर भी हम उन्हें याद करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इन कंटेस्टेंट्स को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं किया जाएगा, ना याद रखा जाएगा, क्योंकि अब आपको पता ही है क्या रियलिटी है। बट ठीक है, आई विश एवरीबडी एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। और कुनिका जी से मुझे काफ़ी सरप्राइज़ हुई थी उनको मैं देखकर, और वो इविक्ट हुई। और मुझे उनकी चीज़ एक बड़ी अच्छी लगी, मैंने सुना उन्होंने ये कहा जाते जाते कि मैं सबको अपना बच्चे की तरह ही मानती थी, सब मेरे बच्चे जैसे थे, लेकिन मैंने किसी को बेटा बेटी नहीं बनाया, क्योंकि मैं रिश्तों की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहती थी, मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती थी, मैं किसी को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहती थी। कुछ ऐसी ही बात उन्होंने कही थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ऐसा ही उनकी बातों का तर्क मुझे समझ में आया कि वो यही कहना चाहती हैं, जो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वाकई बहुत मैच्योर लेडी थी वो, मतलब लेडी हैं, उस घर की मैं बात कर रही हूँ। बट ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, उनकी भी कुछ चीज़ें गलत गई, लेकिन मुझे अच्छा लगा उनका ये मैच्योर नेचर, कि भाई किसी को भाई बहन बेटा बेटी बनाकर हम रिश्तों के बोझ में क्यों दबाएं। बाहर क्या रिश्तों के बोझ में हम कम दबे हैं, जो यहाँ भी आकर हम रिश्तों के बोझ में दबे या दबाएं, ना बंधे ना बांधे। तो ये फॉर्मेट मुझे, ये कॉन्सेप्ट कुनिका जी का बहुत अच्छा लगा, जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और गौरव को जाते जाते मैं एक बार फिर से आखिरी बार बधाई देना चाहती हूँ। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं गौरव के अगेंस्ट वीडियो बना रही हूँ। नहीं नहीं, मैं गौरव के अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ ना। ठीक है, वो जीते हैं तो जीते हैं अपनी तरह से, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की नहीं होती है, जो भी होती है होती तो है कुछ भी आप कह लो, कुछ ना कुछ तो होता ही है। हर किसी को अपने आप को एक फाइटर कहलाने का हक तो बनता ही है। तो इसी माध्यम से अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो सच में बहुत लंबा हो गया है। और आजकल पता नहीं क्यों मेरे वीडियोस इतने लंबे होते जा रहे हैं, क्योंकि शायद पता नहीं क्या ऐसा है, मैं कभी कभी ना बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या मैंने ये बात बोली है, मैं कहीं रिपीट तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं फ़्लो में बोलती हूँ, मैं कोई ऐसे कट कट करके नहीं वीडियो पोस्ट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, मैं बोलती चली जाती हूँ, बोलती चली जाती हूँ। तो मुझे लगता है कहीं मैं बातें जो पहले बोल गई थी अब उसमें रिपीट तो नहीं कर रही, तो इसी कन्फ्यूज़न में पता नहीं मैं थोड़ी वो हो जाती हूँ। और पता नहीं अगर मैं कोई एक बात को मैंने बार बार रिपीट कर दिया हो गलती से, मुझे पता नहीं चला हो। अब मैं अपना वीडियो तो नहीं सुनती हूँ, मैं अपलोड कर देती हूँ, और बेचारे आप लोग सुनते हो। अगर आप एक बात को बार बार, अगर बार बार, एक बार दो बार तीन बार अगर आप सुन रहे हो, तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा क्या मैंने कोई बात को ज़रूरत से ज़्यादा रिपीट किया है तो, क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ आजकल। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ठीक रखनी पड़ेगी, तो मैं इस पर काम करूँगी। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर मेरा कोई वर्ड फंबल हो गया हो या मैंने ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया हो तो भी मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरा बोलते बोलते गला भी बैठ जाता है, क्योंकि मैं एक ही सांस में बोल रही होती हूँ, कोई सामने कोई मेरे पेपर नहीं होता है, मैं कोई पढ़ के नहीं बोल रही होती हूँ, बस जो दिमाग में आता चला जाता है मैं बोलती चली जाती हूँ। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और चलिए अब देखते हैं बिग बॉस सीज़न 20 आएगा नहीं आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो भी हमारा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर वो एक वक्त हुआ करता था जब मैं बिग बॉस सीज़न ख़त्म होता था तो अगले सीज़न का मैं तड़प तड़प के वेट करती थी, मैं लिटरली महीने गिनती थी। और आज मैं ये कह रही हूँ नहीं आएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये समय समय की बात है, देखो सच्चा प्यार इसी को कहते हैं, जो कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं कहती हूँ देयर इज़ नो ट्रू लव एग्जिस्टेंस इन दिस होल वर्ल्ड, देयर इज़ नो ट्रू लव एग्जिस्ट इन दिस होल वर्ल्ड। मैंने रिपीट कर दी लाइन क्योंकि मुझे लगा कि मैं कुछ गलत ना बोल जाऊँ। तो बस अब थोड़ा सा मस्ती मजाक को मैं बंद करती हूँ, और फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। कोशिश करूँगी ज़्यादा लंबा ना हो, बट फिर भी प्लीज़ सुन लेना मेरी मेहनत को, प्लीज़ वेस्ट मत होने देना। थैंक यू।